तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका बिक्की भैया और आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी इस आज के एक और रैपिड रिवीजन में। फिजिक्स मतलब है आपका लव। आज लेके आ गया हूं थर्मोडायनेमिक्स। पूरा थर्मोडायनेमिक्स एक लेक्चर में बताने वाला हूं। मींस क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का, सबसे पहले ये समझ लेते हैं ना। थर्मो मींस मतलब होता है हीट, जब गर्मी लगती है, और डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन, जब हीट में मोशन आ जाए, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होने लग जाए, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होने लग जाए, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। होता है ना, जब गर्म हवा आपकी ठंडी हवा की तरफ ट्रेवल करनी स्टार्ट कर दे जाती है, उसे ही हम क्या कहने लग जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सर ये टेम्परेचर क्या होता है, सबसे पहले ये बता दो। टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। देखा है कभी बंगाली डॉक्टर के पास जाते हो, टेम्परेचर लगा के नापता है, अरे भैया 98 आप जाने वाले हो, है ना, तो वो डिग्री मेजर करता है। तो डिग्री मेजर करने को कहते हैं हम टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम केल्विन में, फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, इसमें। लेकिन हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या होता है, हीट क्या होता है, एक आपका एनर्जी का फॉर्म है जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। सपोज मानो यहाँ पे आपका 97 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ पे आपका मान लो कि यहाँ पे आपका 37 डिग्री सेल्सियस है। एनर्जी क्या होगी, हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ ट्रांसफर होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज नोन एज हीट। इसी को हम हीट कहने लग जाते हैं। ये देखो भैया महिला को, है ना, हीट का जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट कहते हैं कि हम कि हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो हम कह देते हैं सर जी जूल होती है। वक्डन ही तो हो रहा है, जूल है, जूल जूल। लेकिन एक और रिलेशन होता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, और 1 किलो कैलोरी जो होती है वो आपकी 10⁻³ कैलोरी के बराबर होते हैं। ये रिलेशन याद रखना थोड़े बहुत, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये जरूर पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हॉटनेस होता कैसे, खाना बनाते हो इससे हॉटनेस होता है ना। घर में जो कमियां कर रहे हो, जो जो काम कर रहे हो आप, सभी से हॉटनेस ही बढ़ रही है भैया। ये देखो हाथ को जब हम फैलाते हैं, हाथ को जब हम रब कर रहे हैं, हॉटनेस ही तो बढ़ रही है। हॉटनेस इसी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। अब क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है। चाय कभी पी है, चाय कभी पी है, चाय में क्या होता है, जैसे गर्म लेके आता है, चाय वाला गर्म लेके आता है, एकदम से क्या होता है, चाय में से हॉटनेस खत्म हो जाती है, सिर्फ कोल्ड 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 कॉफी बच जाती है। कैसा होता है, क्योंकि हॉट से कोल्ड की तरफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आपकी हॉटनेस पहुंच जाती है, ठीक है। हॉट लोग कोल्ड की तरफ जरूर आ जाते हैं। ये पूछा हुआ है, इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता। जो आपकी मैटर पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो आपकी कहलाती है इंटेंसिव, और जो डिपेंड करती है वो कहलाती है एक्सटेंसिव। सिंपल सी बात है ना। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिए, ये सारे इंटेंसिव के हैं। इंटेंसिव के कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी होगा, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है ये थर्मोडायनेमिक टर्म्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स क्या होते हैं सर, थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ टर्म्स आते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या होता है, ओपन सिस्टम मतलब है कि ग्लास लो, ग्लास में पानी भर के धूप में रख दो, तो आप क्या देखोगे, सूरज जद्दा आएंगे और उसमें पाइप लगा के सारा पानी पी जाएंगे, मतलब इवोपरेशन हो जाएगा, मतलब उसमें से पानी भी खत्म होगा और हॉटनेस भी चेंज हो जाएगी। मीन्स ओपन सिस्टम के अंदर टेम्परेचर भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है और मास भी चेंज हो जाता है ना, ये दोनों चीज होता है। लेकिन क्लोज सिस्टम के अंदर टेम्परेचर बेशक चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बेशक चेंज हो जाएगा, लेकिन मास चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक आइसोलेटेड मतलब होता है कि आपका वॉल्स जो है ना वो एडियाबैटिक बना दिया होता है ना। कभी कभी कि आपके वॉल्स, जब कभी आपने स्कूल में देखा होगा, गर्ल्स वाले स्कूल में ऊपर जो होता है ना, ऊपर की ओर कांटे लगा दिए जाते हैं कि लड़के अंदर ना घुस जाए। वैसे ही क्या किया गया, आपके एक वॉल बनाई गई एडियाबैटिक वॉल, और ये एडियाबैटिक वॉल्स क्या होती है, आइसोलेटेड होती है। आइसोलेटेड, इसमें से ना ही टेम्परेचर बाहर भागेगा और ना ही मास बाहर भागेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसमें ना ही टेम्परेचर चेंज होता है, ना ही मास चेंज होता है। तो ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ये याद रखना। अब आता है पीवी डायग्राम। सर ये पीवी डायग्राम क्या होता है, देखो प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम, सिंपल सी बात हो गई ना, है ना। प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम मैंने ये बनाया। एक आपका पिस्टन है। अब ये पिस्टन क्या कर रहा है, पिस्टन इसको दबा रहा है, पिस्टन क्या कर रहा है, इसको दबा रहा है। तो जब दबाएगा तो बच्चा देखो यहाँ पे दबा दिया। अब गैस पहले यहाँ पे थी, पहले यहाँ पे गैसेस भरी हुई थी, अब पिस्टन को मैंने दबाया तो अब गैस यहाँ पे पहुंच गई। अब ये पिस्टन ने दबा के यहाँ पे कर दिया, तो कितनी चेंज आई इसके अंदर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डीएक्स चेंज आ गया, डीएक्स चेंज हो गया, और यहाँ से इसने फोर्स लगाया। अब वर्कडन क्या होता है, वर्कडन क्या होता है, जल्दी से बताओ, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट आप सभी जानते हो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ से आप फोर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया। तो यहाँ से आपका निकालोगे तो प्रेशर इनटू एरिया डीएक्स आ जाएगा, और एरिया इनटू एल मतलब ए इनटू
एल क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पीवी डायग्राम आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वर्क डन निकलता है, मतलब पीवी डायग्राम से आप वर्क डन निकाल सकते हो। क्या बात है, कभी पूछ ले कोई कि बताओ भैया पीवी डायग्राम दिया हुआ है उससे क्या निकलता है, तो वर्क डन निकलता है, सिंपल सी बात है ना। आप पीवी डायग्राम अगर बनाने के लिए कह दे तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ 2 पॉइंट ऐड ऑन कर लो, 2 पॉइंट, कि कभी भी आपको ऑन द सिस्टम की बात की जाएगी, ये देखो ऑन द सिस्टम, यहाँ देखो ऑन द सिस्टम की बात की जाएगी, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है ऑन द सिस्टम, तो याद रखना वर्क डन नेगेटिव लोगे। और बाय द सिस्टम बात हो रही है, बाय द सिस्टम, सिस्टम के थ्रू। अब देखो ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम की बात करूं मैं, अब गाड़ी पे आप बैठे हुए, गाड़ी पे आप बैठ के और गाड़ी को चला रहे हो, तो आप गाड़ी पे बैठ के आपको कोई एनर्जी तो देनी नहीं पड़ रही, गाड़ी चला रहा है, पेट्रोल से चला रहा है, पेट्रोल से चला रहा है, तो उसकी वजह से गाड़ी जब चला रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया हम थक नहीं रहे, गाड़ी चल रही है भाई, हम तो भैया एक्सीलेटर दे रहे हैं, गाड़ी चलती जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव वर्क डन, बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है। लेकिन ऑन द सिस्टम की बात कब हुई, चलते चलते गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया, अब गाड़ी पे आपको धक्का लगाना पड़ रहा है, ऑन द सिस्टम वर्क करना पड़ रहा है, धक्का, तो आपको अपनी एनर्जी खत्म करनी पड़ रही है वहां, तो वर्क डन नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी, बात खत्म। तो याद रखना वर्क डन और पीवी डायग्राम के अंदर। अब आता है यहाँ पे कि थर्मल इफेक्ट क्या होता है, आपने हीट देखा है ना, मैं आपको यहाँ पे 2 सिस्टम बना के दिखाऊंगा। अब इन दोनों सिस्टम के अंदर देखो, ये आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है। मैं बोलूं कि ये 50 है, ये 40 है, तो आप जानते हो कि हीट क्या है भैया, हीट के पास हीट ना फोबिया है, डर है, वो बोलता है कि मैं हीट को ट्रांसफर करूंगा हायर टू लोअर, है ना। आप सभी को भी बोल होता है ना हायर टू लो, अभी है कि सर सारे एग्जाम एक साथ दे दिए, कैसे करूं कैसे करूं, तो एग्जाम का डर है ना, फोबिया है ना। वैसे हीट को होता है कि ज्यादा से कम की तरफ, तो वो बोलता है भैया मैं ना अपने आप को ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर कर लेता हूं, तो ये क्या करेगा, ये 50 है, ये 40 है, तो ये इसको इतना देगा कि दोनों को दोनों बराबर हो जाए, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों को दोनों बराबर हो जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, भैया अपन दोनों बराबर हो गए, तो बोलेंगे ये दोनों क्या बोलेंगे कि हम दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अभी जीरोथ लॉ में इसका यूज करने वाले हम। अब देखो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर भी क्या होती है, आपके 4-5 तरह के प्रोसेस होता है। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, अब जैसे यहाँ रिवर्सिबल आ गया, अब रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पानी दिया, अब उसे आप पानी को अपने फ्रिज में रखा, तो वो क्या बन गया, बर्फ बन गया। अब बर्फ बनने के बाद उसे पानी को बाहर निकाल लिया आपने, तो वो वापस पानी बन गया। तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है, जो ए टू बी जाए, फिर बी से वापस ए भी आ जाए, तो ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है, वो प्रोसेस जो एक बार हो जाए वापिस नहीं आ सकता। जैसे चीनी में नमक डाल दो, अरे सर हो जाएगा, अरे भैया चीनी में पानी डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा, घुलने के बाद वापिस नहीं आने वाला। अंडे को फोड़ दो, वापिस जोड़ के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा, ठीक है, मान जाऊंगा। कौन जोड़ सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, करके एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है, ट्राई करके देखना। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस आता है आइसोथर्मल। चलो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, लिख लो, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रोसेस स्लो होता है, प्रोसेस स्लो होता है। पीवी डायग्राम बनाने बोले, पीवी डायग्राम कोई बनाने बोले तो आप यहाँ देख लो, पीवी डायग्राम कोई भी बोले तो, है ना, कि यहाँ पे पी प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम है, नीचे जा रहा है, क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, पीवी डायग्राम बन के तैयार है। अब आपसे बोले आइसोथर्मल प्रोसेस में कि क्या क्या कंडीशन होती है, याद रखना, इंटरनल एनर्जी, आपका वर्क डन, है ना, वर्क डन और हीट, तीनों के तीनों फाइनाइट होने चाहिए, ये कंडीशन है, याद रखना याद, ठीक है। अब आते हैं हम किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है सर, जिसमें हीट कांस्टेंट होता है बच्चा, क्या, हीट कांस्टेंट होता है। अब हीट जब कांस्टेंट हो गया तो वो एडियाबैटिक हो गया, बट ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होना चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए, फास्ट, बड़ी तेजी 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 तेजी, है ना, फास्ट होना चाहिए। एक यहाँ पे इक्वेशन लिख दूं मैं, एक इक्वेशन लिखूंगा कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, इंटरनल एनर्जी, उसका यूज हम करते हैं वर्क डन में, हीट में, और माइनस में वर्क डन। माइनस टाइम क्यों लिया, कि ऑन द सिस्टम वर्क होता है, फर्स्ट लॉ में बताऊंगा। तो इसे आप इधर लिया होगे ना, तो आप ऐसा लेके आओगे कि हीट जो होता है वो इंटरनल एनर्जी प्लस में आपके वर्क डन के बराबर हो जाता है। अब हीट आपकी क्या हो जाती है, एडियाबैटिक में 0, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी माइनस टाइम ऑफ वर्क डन के बराबर हो जाता है। और माइनस टाइम वर्क डन का मतलब क्या है, कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, क्या बोलती है जनता, ऑन द सिस्टम हो रहा है, सही बोला मैंने। और बाय द सिस्टम में वर्क डन कैसा होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब आया आइसोबारिक, मींस प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और आइसोकोरिक का मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक वर्ड यूज किया जाए, तो आप समझ जाना वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं यहाँ पीवी डायग्राम अगर बनाऊं आपको,
चारों का बना के अगर आपको दिखाऊं तो याद रखना, पीवी डायग्राम आपके पी और वी डायग्राम में अगर बोले प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम आइसोथर्मल का, तो आइसोथर्मल का ये होगा। एडियाबेटिक का बोले तो उससे थोड़ा नीचे लेके चल जाना, ये एडियाबेटिक हो गया, है ना। अगर आपसे बोले पीवी डायग्राम बनाओ आइसोबारिक का, तो प्रेशर कांस्टेंट कर देना, ये हो गया। और अगर आपसे बोले कि आइसोकोरिक का बनाना है, तो पीवी डायग्राम अगर आइसोकोरिक का बोले तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर देना। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। चारों बना दिया मैंने पीवी डायग्राम, ओके। अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट वन इज नोन एज जीरोथ लो। सर ये जीरोथ लो क्या होता है? सिंपल सी बात है, दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है हमेशा, भाई नहीं बन पाया अरे यार, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स है, ये होता है ये, और एक तीसरा बॉक्स मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, बोलते हैं कि ए जो है, बी है और सी है, इन दोनों के बीच में ये जो वॉल है ना, ये एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? हीट ट्रांसफर नहीं होगी। एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये एडियाबेटिक वॉल्स है। और यहाँ पे जो ये बीच में ये डायाथर्मिक वॉल है। डायाथर्मिक मतलब जहां से हीट ट्रांसफर हो सकती है। डायाथर्मिक वॉल जो होती है, थर्मिक वॉल जो होती है, उसमें से हीट ट्रांसफर हो जाता है। और ये एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक, इसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होगी, एडियाबेटिक वॉल। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अच्छे से सुनना, अच्छे से। ये बोला गया कि ए जो है, ए सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है ना, ये बोला। और बी जो है वो भी सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में। तो बोला गया कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्या ए और बी भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? बात सही है। देखो अगर ए कोई है, ए अनुज है, अनुज 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 है, ठीक है, और बी आपकी महक है, महक, ठीक है, महक। तो अनुज और महक का दोस्त जो है वो अनिल है। क्या है आपका? अनिल है। अब क्या है, अनुज का और अनिल का एक दूसरे से दोस्ती है, महक का और अनिल का एक दूसरे के साथ दोस्ती है। अनिल के बर्थडे पार्टी में ये दोनों के दोनों चले गए, तो जाने के बाद आपका यहाँ वहां देखो इन दोनों की इंट्रोडक्शन हो गई। तो इसका मतलब अनुज और महक भी एक दूसरे के अब दोस्त बन जाए, क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है। तो सिंपल सी बात होती है कि अगर ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, और सी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ए और बी भी एक दूसरे का देखो थर्मल इक्विलिब्रियम में दिख रहे हैं, 40 और 40। तो यही कहता है जीरोथ लॉ की, जीरोथ लॉ का कहना है, जीरोथ लॉ का, कि इफ टू बॉडी ऑफ अ सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी सी, ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो दोस्त का दोस्त हमेशा दोस्त होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जीरोथ लॉ हो गया खत्म। मजा आया कि नहीं नीचे ये बताओ। अब आता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर कोई एग्जिस्ट करता है। को एग्जिस्ट मतलब क्या होता है? वाटर जो है एक आइस लाइन होता है, ये आपका वेपर लाइन है, और ये आपका लिक्विड लाइन है। ये तीनों एक ऐसे पॉइंट पे को एग्जिस्ट करते हैं जहां पे आपका ये तीनों का तीनों एग्जिस्ट करता है, मतलब पानी, वाटर। अब वाटर आप जानते हो, वाटर पहले आइस होता है, आइस से वो वाटर बन जाता है, और वाटर से वो आपका, वाटर से आपका वेपर भी बन जाता है। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे ये तीनों चीज, आइस भी, लिक्विड और वेपर भी, तीनों का तीनों को एग्जिस्ट करे। क्या करे? को एग्जिस्ट करे। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब वाटर आप जानते हो, और याद रखना आपके हाथों में या आपके पास ना एक लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट मतलब होता है गुप्त उष्मा, जो क्या करता है किसी के स्टेट को तो चेंज कर देगा। मतलब आपको खड़े 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 एक्साइटेड कर देगा कि जा 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 उसको आई लव यू बोल दे, आई लव यू बोल दे, आई लव यू बोल दे। एक्साइटेड तो हो जाओगे आप, एक्साइटेड में एट द एक्साइट, है ना। तो क्या होता है कि आपको एक्साइटेड कर देता है, लेकिन आपके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं करता। मतलब आपके नेचर में थोड़ी ना चेंज करेगा आपका दोस्त। आपको बोल देगा कि जा 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 बोल दे, आप चले जाओगे, लेकिन आपके नेचर में थोड़ी ना चेंज करेगा। कैसे बोलो वहां जाके आप यूं कर गए तो, है ना तो इस तरीके से क्या होता है कि आइस से वाटर में चेंज हो रहा है, वाटर से वेपर में चेंज हो रहा है, लेकिन इनका टेम्परेचर जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। बट ये स्टेट में चेंज कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो उस एनर्जी को जो इसके स्टेट में चेंज कर रहा है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट मतलब होता है गुप्त उष्मा। ओके डन। अब क्या हुआ? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है जो आपकी लिक्विड को वेपर में चेंज करता है, बट टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? एक आपके बाहर की एनर्जी, एक बाहर की एनर्जी होती है, एक इंटरनल, एक आपके अंदर की एनर्जी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा गैस, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रखे हुए, गैसेस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स रखे, बाहर की तो एनर्जी है, बट गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास भी कुछ अपनी एनर्जी होती है। जैसे आपके अंदर भी होती है ना, आप बिल्कुल थके हुए हो, एकदम से कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आप बड़ी तेजी से भागते हो, कहाँ से आई एनर्जी?
आपकी इंटरनल एनर्जी आई, है ना। तो ऐसे क्या होता है, ये जो होता है ना, ये आपके मॉलिक्यूल्स ये आपके चलते रहते हैं, तो चलने की वजह से इनके अंदर क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। और ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। बोलते भैया मेरे से प्यार करेगी, नहीं करेगी, तू नहीं करेगी, तेरे को धक्का मारूंगा, तू करेगी, आजा आजा, है ना। तो ये दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, एक दूसरे के बीच में आपके अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। तो अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही आपका इंटरनल एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ही आपका इंटरनल एनर्जी कहलाता है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल मतलब यू से डिनोट किए जाने वाली एनर्जी। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, याद रखना, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, फर्स्ट लॉ, कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर कोई इंटरनल एनर्जी रखी हुई है, यू, इंटरनल एनर्जी, तो उसका यूज आप सिस्टम के हीट के लिए करोगे। मतलब इंटरनल एनर्जी है, तो आपने क्या किया, इंटरनल एनर्जी का यहाँ पे एक बॉक्स बना के आपको समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने क्या किया, अब आपने क्या किया, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आपके पास यू रखी हुई थी, आपने इसका यूज इस सिस्टम को धक्का देने में कर लिया। तो सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हो, इसलिए नेगेटिव लूंगा, ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो आपने सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया, इसलिए नेगेटिव लिया। और सिस्टम के ऊपर वर्क डन करने की वजह से, जैसे मैंने ये बोला कि आपके पास इंटरनल एनर्जी है, आपने हाथ को यूं रब किया, है ना, तो रब किया तो आपने वर्क डन किया, वो माइनस नेगेटिव। और वर्क डन करने की वजह से हाथ गर्म हुआ ना, हीट हुआ ना, हीट प्रोड्यूस, तो हीट प्रोड्यूस हो गया, डेल्टा क्यू इसमें से प्रोड्यूस हो गया, रिलीज हो गया। तो हम कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो आपका यूज हीट में हुआ और वर्क डन हुआ ऑन द सिस्टम। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बताती है कि कोई हीट हायर टू लोअर टेम्परेचर कैसे ट्रांसफर हो, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन ये हो जाता है, जिसमें हमने इक्वेशन ये बताया, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपने ये देख लिया। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ये याद रखना। अब क्या हुआ, इट स्टेट दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम and the work done on it। ये आपकी इक्वेशन इससे मैंने बना दी, मैथमेटिकल फॉर्म ये ऊपर लिख दिया मैंने, और ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लिख दिया। अब आप जानते हो ये पॉइंट कि देखो, वर्क डन अगर बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव। अगर हीट आपकी सिस्टम से आपके गेन हो रही है तो हीट ले रहे हो तो पॉजिटिव, हीट रिलीज कर रहे हो तो नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी घट रही है तो नेगेटिव। और जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, और जो पाथ पे डिपेंड ना करे वो होते हैं आपके कंजर्वेटिव फोर्स। याद है ना, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव नहीं, चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना। अब लिमिटेशन आती है फर्स्ट लॉ की, सर कोई भी लॉ है तो कमियां तो होगी ही ना, तभी तो दूसरा कोई लॉ आएगा, है ना, बस सिलेबस बढ़ाते हैं ये। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की कमियां है, सबसे पहले कि ये बोलते हैं कि हीट जो है ऑलवेज, जो हीट जो है वो हायर टू लोअर ट्रांसफर होगी, हायर टू लोअर ट्रांसफर होगी, ये बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये कहा गया फर्स्ट लॉ के थ्रू, है ना। लेकिन ये नहीं बताया गया कि लोअर टू हायर भी ट्रांसफर हो सकती है। हमने तो देखा फ्रिज के अंदर लोअर टू हायर ही तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि हायर टू लोअर ट्रांसफर तो डायरेक्ट हो रही है, लेकिन लोअर टू हायर ट्रांसफर हो रही है तो हो रही है भाई, हमें क्या मालूम, हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, किसको, ये आपके डायरेक्शन ऑफ फ्लो को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हीट की। फर्स्ट कमियां इसकी कि डज नॉट प्रोहिबिट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, कोल्ड से हॉट। रेफ्रिजरेटर से भी हीट आती है ना आपकी तरफ, रेफ्रिजरेटर से ठंडे से गर्म की तरफ आती है ना, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सबसे पहला। और दूसरा इन्होंने बोला कि सब जो हीट है, हीट इन्होंने बोला था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट द कन्वर्टेड इनटू हीट। जैसे ही आपने बंदूक चलाई, ये ले भाई गोली चलाई मैंने, अब गोली जाए और एक लकड़ी से टकरा जाए तो गोली गई काइनेटिक एनर्जी के साथ, और लकड़ी से टकराने के बाद हीट एनर्जी आ गई। तो इन्होंने बोला ऐसा हुआ, क्या हम अब उस गोली को जो रुकी हुई है लकड़ी में जाके उसको लाइटर से हीट दे तो क्या वापिस उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से वापिस आ सकती है? क्या रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है? नहीं हो सकता। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने बोला कि क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, सारी की सारी एनर्जी वो सारी हीट में ट्रांसफर हो रही है। क्या हीट एनर्जी वापस देने से वो वापस काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो सकती है? रिवर्सिबल क्या प्रोसेस हो सकता है?
तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हो सकता है बट उसमें आपको दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। इन्हें एक्सटर्नल वर्क डन के बारे में ही नहीं पता था, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में नहीं पता पाए, एंट्रोपी के बारे में नहीं बता पाए कि एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस होता है, एंड लास्ट में इफिशियंसी के बारे में नहीं बता पाए। तो ये सारी इनकी कमियां रह गई। फिर क्या बोला गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, ये बोलता है कि जो भी आप हीट दे रहे हो, जितनी भी आपके पास एनर्जी है, वो हीट आपकी वर्क डन में कन्वर्ट होगी। हीट जो है वो आपकी वर्क डन में कन्वर्ट होगी, है ना। जितनी ज्यादा आपके पास एनर्जी है, सब कुछ आप वर्क डन में कन्वर्ट कर दो। क्या सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है? कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये सारी की सारी हीट आपकी वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है? कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन हमने सेकंड लॉ में दो लॉ पढ़े, एक आपका है यहाँ पे कौन सा, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, और सेकंड आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट हीट इंजन के ऊपर है, क्लॉसियस जो है रेफ्रिजरेटर के ऊपर है। तो हम केल्विन प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें या स्टेटमेंट की बात करें, तो सिंपल सा केल्विन प्लैंक्स बोलता है कि जैसे आपके पास यहाँ पे एक यहाँ पे बोला जाए इंजन है, ये इंजन है, ठीक है, ये आपका इंजन है, और ये आपका सोर्स है, और ये आपका क्या है, सिंक है। सिंक आपका साइलेंसर होता है, सिंपल सी बात है। तो ये आपका सोर्स है। अब सोर्स क्या है, जब पेट्रोल है, पेट्रोल से आपने क्या किया, हीट Q1 ले लिया, हीट Q1 लिया, और उसके बाद इंजन चली, ठीक है, इंजन के ऊपर वर्क डन हुआ, और वर्क डन होने के बाद कुछ हीट आपने क्या कर दिया, आपने सिंक में भेज दिया, जो साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलती है। अगर साइलेंसर बंद कर दोगे ना तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, क्योंकि आपकी नाक बंद कर दी जाए तो आप सांस लोगे नहीं, लोगे ना, वैसे साइलेंसर बंद कर दिया जाए तो नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कहा, सोर्स से हीट लिया Q1, और फिर इसके थ्रू आपका वर्क डन हुआ इंजन के थ्रू, और फिर Q2 जो थी वो साइलेंसर के थ्रू हीट बाहर निकल गई। तो केल्विन प्लैंक्स कहते हैं कि जो आप हीट लोगे ना, Q1 जो आपने हीट लिया, वो आपका वर्क डन में चला जाएगा, और जो वर्क डन जो होगा ना, वर्क डन जो होगा वो आपकी Q1 माइनस में Q2 के बराबर होगा। वर्क डन जो होगा वो Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। सिंपल सी बात होती है कि जो Q1 हीट आपने लिया वो किसमें यूज किया, आपने वर्क डन करने में, और थोड़ा हीट आपने बाहर निकाल दिया। अब इससे थ्रू करोगे तो यहाँ से वर्क डन इज टू Q1 माइनस में Q2 आ जाए, ये हुआ। तो वर्क डन आपका इस तरीके से वर्क हो गया, और यहाँ पे ये जो निकला वो सिंक में चला गया। सिंक मतलब क्या होता है, साइलेंसर में चला गया। इसे इन्वायरमेंट कहते हैं और इसे रिजर्वर कहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि इससे इफिशियंसी भी निकाली जा सकती है। यस, निकाली जा सकती है ना, नीटा इफिशियंसी। कितना वर्क डन किया आपने, वर्क डन आपने किया W, और कितना आपने हीट लिया Q1, तो नीटा कितना निकलेगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय में Q1, तो डिवाइड करोगे इससे तो नीटा इजिकल्स टू आ जाएगा 1 माइनस में Q2 बाय में Q1 आ जाएगा, और यहाँ से नीटा इजिकल्स टू निकालो तो 1 माइनस में Q2 बाय में Q1, और यहाँ से सॉल्व मल्टीप्लाई कर दोगे 100, तो ये आपकी इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन निकल जाए। हीट इंजन का काम क्या होता है, हीट इंजन का काम होता है हीट एनर्जी को आपके वर्क में चेंज करना, किसमें, वर्क में चेंज करना, और उसकी इफिशियंसी मैंने ये निकाल दी। तो यही कहता है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट कि कभी भी इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन पे बेस्ड है ये केल्विन प्लैंक्स। इन्होंने बोला हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट द हीट, सोर्स से आप हीट लोगे, हीट लिया आपने, एक्सट्रैक्ट किया हॉट बॉडी, एंड कन्वर्ट अ पार्ट इनटू द वर्क, इसको कन्वर्ट करोगे कुछ पार्ट को वर्क में, और जो बचा हुआ हीट है उसको इजेक्ट कर दोगे आप साइलेंसर के थ्रू बाहर। साइलेंसर देखते हो कितना गर्म हो जाता है कि उस पर रोटी भी सेक सकते हो जब गाड़ी चल के आती है ना, ये होता है। इसलिए बोला गया इट इज इम्पॉसिबल टू से दैट द एब्जॉर्ब हीट इज रिजर्वर द फिक्स्ड टेम्परेचर एंड कन्वर्ट ही होली इनटू वर्क। ये कहना इम्पॉसिबल है कि जितना आपने हीट लिया सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, पूरा पॉसिबल है ही नहीं। कुछ ना कुछ हीट तो साइलेंसर में जाएगा ही, जब पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो साइलेंसर गर्म होना ही नहीं चाहिए। देखना गाड़ी का साइलेंसर गर्म होता है कि नहीं। नेक्स्ट आया क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस ने कहा कि कोई भी वर्क डन आप कर रहे हो, क्लॉसियस का कहना यह है कि जब भी आप वर्क डन करोगे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, ये देखो कोल्ड बॉडी से आपका हॉट बॉडी में, तो कभी भी आपका डायरेक्ट वर्क डन नहीं हो सकता। यहाँ पे डायरेक्ट वर्क डन नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपने क्या किया, ये आपका सिंक है, ये आपका रिजर्वर है, ये क्या है, रिजर्वर। अब क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, सेम यहाँ से Q1 हीट आया, यहाँ से Q2 हीट आया। तो आपने क्या किया, इस बार आपके सिंक से हीट लिया गया, और हीट लेने के बाद इस इंजन के ऊपर वर्क डन किया गया, सिंक से आपका हीट लिया गया,
Q2 और सिंक से हीट लेने के बाद वर्क डन किया गया यहाँ पे, और जो भी था हीट वो आपने सोर्स में निकाल दिया, सोर्स में आपने निकाल दिया। तो सिंक से आपने हीट लिया, मतलब हीट लिया, और उसके बाद उसका वर्क डन किया आपने इंजन के ऊपर, और मतलब जो रेफ्रिजरेटर था, और जो बचा हुआ हीट था वो सोर्स में निकाल दिया आपने बाहर, जो हम फ्रिज खोलते हैं ठंडा ठंडा लगता है ना, उसमें निकाल दिया। तो यहाँ से वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा Q2 माइनस में Q1, वर्क डन ऐसा हो जाएगा। और जब वर्क डन ये हो जाएगा तो आपने Q2 हीट सिंक से लिया है, ये रहता है, और यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा वो विदाउट एक्सटर्नल वर्क के हो ही नहीं सकता। अगर आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जा रहे हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन कैसे करते हो आप स्विच ऑन करते हो रेफ्रिजरेटर का पहले, तब जाके आपकी जो फ्रिज है वो ठंडा पानी करना स्टार्ट करता है, ऐसे थोड़ी ना कर देता है। जैसे अभी क्या है, यहाँ से हॉट है तो हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ ट्रांसफर हो रहा है हीट, लेकिन रेफ्रिजरेटर में जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे जब तक नहीं होता। तो इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो सिंक से वो हीट लेता है और फिर इंजन के ऊपर वर्क डन करता है, और करने के बाद कुछ जो हीट बचती है आप गेट खोलते हो तो वो हीट सोर्स में वापिस आ जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा वर्क डन होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। यही कहता है क्लॉसियस स्टेटमेंट कि ये बेस्ड है आपका रेफ्रिजरेटर पे, और रेफ्रिजरेटर जो हीट इंजन होती है वर्किंग इज द अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में, वहां देखो सोर्स से हीट लिया जा रहा था, यहाँ सिंक से हीट लिया जा रहा है। इट ट्रांसफर फ्रॉम द कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता है ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क डन, कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करने के बाद। अब ये बोला इट इज इम्पॉसिबल टू से दैट, ये कहना गलत है, यह कहना इम्पॉसिबल है कि इट इज अ रिजल्ट टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। बिना एक्सटर्नल वर्क के आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो जाए, देखो आप ऊपर से नीचे अगर स्लाइड हो रहे हो तो बिना वर्क डन किए हुए आप स्लाइड हो सकते हो स्लाइडर के ऊपर, लेकिन स्लाइडर के नीचे से आप ऊपर की ओर चढ़ना है, जीना चढ़ना है सपोज मानो, तो बिना वर्क डन किए हुए जीना चढ़ सकते हो क्या? नहीं चढ़ सकते ना, आपको जीना चढ़ने के लिए वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर से आपको इधर आना है तो आपको वर्क डन करना ही पड़ेगा, समझे? तो ये आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसके बाद सबसे खतरनाक इंजन जो हाइपोथेटिकल इंजन था वो था कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन ने क्या किया, ये एक तरह का इंजन था जिसने आपका 4 तरीके के प्रोसेस का यूज किया। पीवी डायग्राम में मैं यहाँ बना देता हूँ, पी और वी डायग्राम। पहला यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्या है ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन किया गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें आपका हीट क्या था, टेम्परेचर क्या था कांस्टेंट, और प्रोसेस क्या था स्लो, याद रखना। फिर क्या किया इन्होंने यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्या किया फिर इन्होंने एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने में इन्होंने क्या किया, हीट को कांस्टेंट रखा और प्रोसेस जो था थोड़ा फास्ट रखा। फिर यहाँ पे सेम क्या किया इन्होंने, इस जगह पे आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्या किया इन्होंने आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इन्होंने आइसोथर्मल कंप्रेशन कर दिया तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट और प्रोसेस क्या होगा स्लो होगा। फिर यहाँ पे इन्होंने किया एडियाबैटिक आपका कंप्रेशन, और एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीट रहेगा कांस्टेंट और आपका प्रोसेस होगा फास्ट, याद रखना। अब यहाँ पे देखो प्रेशर क्या है P1 V1 और टेम्परेचर T1। अब यहाँ पे क्या है आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, बट प्रेशर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर आपका T1 ही रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है, टेम्परेचर T2 हो गया। बट ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर। तो इस तरीके से इन्होंने प्रोसेस किया और ये 4 प्रोसेस का यूज करके एक कार्नोट इंजन बनाया गया जो हाइपोथेटिकल इंजन था, और कहा गया कि इस इंजन की इफिशियंसी सबसे हाईएस्ट होगी, और हाईएस्ट इफिशियंसी इन्होंने यूज किया आपका इफिशियंसी की जगह पे, जहां वहां हीट यूज हो रहा था ना, इन्होंने यूज कर लिया टेम्परेचर को T2 बाय में T1, और वहां आप क्या यूज कर रहे थे हीट को Q2 बाय में Q1, है ना। जब इन्होंने कंपैरिजन किया इन्होंने तो यहाँ से नीटा इजिकल्स टू निकल गया आपका T2 बाय में T1 इजिकल्स टू Q2 बाय में Q1। ये एक का फॉर्मूला निकल गया, जिसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इफिशियंसी निकल के तैयार हो जाती है। इफिशियंसी निकलते ही आपका यहाँ पे ये खत्म हो जाता है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन पे डिपेंड आपका पूरा डिटेल में जाना है तो आप एक बार तांडव सीरीज के आपकी एक बार वीडियो को देखना है, और ये सारी न्यूमेरिकल मैंने करवा रखी है। इसी तरीके से ये रैपिड रिवीजन के सारे टर्म्स हमने पूरे कवर कर लिए हैं, और आपने अगर इसका तांडव सीरीज का लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर देख लेना, हमने पूरे डिटेल में सारे क्वेश्चंस उसके किए हुए हैं तांडव सीरीज के अंदर। लक्ष्य बैच अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, 699 में आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हो।
जिसमें ऐसे ही लेक्चर मैंने फुल डिटेल में पढ़ा रखी है। बस आपको क्या करना होगा, आपको नीचे लिंक दिया मैंने, उस लिंक पे जाओ और लक्ष्य बैच पे जाओ। आपको वहां प्राइस कुछ और शो कर रहा होगा, बस आपको LAKSHYA और 75 ये कोड यूज करना है। आपको प्राइस 699 में सारे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां अपलोड हो गई है। जल्दी से प्रिपरेशन करने के लिए, एक अच्छा मार्क्स लेने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, वरना तांडव के अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन बैंक डिजाइन किया हुआ है, वो क्वेश्चन बैंक भी आप ले सकते हो अगर आप सभी अपने बेस्ट देना चाहते हो। इस बार का रिजल्ट आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट ऑफ योर लाइफ होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की आप वन शॉट चाहते हो या कौन से सब्जेक्ट का चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन जितने भी दिखाए उनके आंसर जरूर बताना। थैंक यू।